बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही दिलचस्प और ख़ौफनाक होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। दोस्तों, ये वाक़या इंडिया के शहर जैसलमेर का है। दोस्तों, रामदेव वैसे तो बम्बई में रहता था अपनी फैमिली के हमरा, पर गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए वो कहीं घूमने जाना चाहता था। घर वालों से अपने घूमने का बोला कि आप ही बताएं मैं ऐसी कौन सी जगह पर जाऊं जहां नेचर के करीब होकर पुरसकून महसूस करूं। घर वालों ने मुख्तलिफ जगहों पर जाने का मशवरा दिया, पर वो बेसूर हुआ क्योंकि रामदेव बम्बई के शोर शराबे से दूर जाना चाहता था। तो बिलाखिर रामदेव के पिताजी ने बोला, बेटा तुम ऐसा करो कि अपने मामू से बात करो, वो ही तुम्हें कोई मशवरा देंगे। हमारे मामू भी हमारी ही सोसाइटी में रहते थे पर कुछ फासले पर। तो मैंने पिताजी से कहा ठीक है, मैं सुबह जाकर उनसे बात कर लूँगा। सुबह हुई तो मैंने फ्रेश होकर नाश्ता किया और अपने मामू के यहाँ चला गया। मामू छत के टेरेस पे बैठे चाय पी रहे थे। मामू से अपना मामला डिस्कस किया तो मामू ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा कि किसी और जगह छुट्टियां गुजारने से बेहतर है कि हमारे गांव जैसलमेर में हमारी ज़मीनें हैं, वहां चले जाओ और वहां डेज़र्ट का नज़ारा भी कर लो और अपने करीबी रिश्तेदारों से भी मिल लेना। मामू ने बताया कि गांव से कुछ फासले पर हमारा पुराना घर है, मैं फ़ोन कर देता हूं और वो साफ़ सुथराई करवा देते हैं और तुम जितने दिन चाहो वहां रह लेना। मुझे मामू का ये आइडिया पसंद आया और मैं भी ऐसी ही लोकेशन की तलाश में था कि छुट्टियां कहीं अकेला और पुरसकून जगह पर गुजारूं। मैंने मामू से इजाज़त ली और घर आ गया। माँ और पिताजी से इजाज़त ली, सामान पैक किया और अपनी गाड़ी में रखवा कर अकेला ही जैसलमेर के सफ़र पर रवाना हो गया। जैसलमेर का गाड़ी का सफ़र तकरीबन मुंबई से 20 से 22 घंटे का बनता है। मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। 20 से 22 घंटे के तवील सफ़र के बाद रामदेव आखिरकार नाना के गांव अमरसागर पहुंच ही गया। रिश्तेदारों से मिला और दरियाफ्त किया कि मुझे मामू के पुराने घर तक छोड़ आएं। तो मेरे एक रिश्तेदार के लड़के ने कहा, आप वहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो सिर्फ़ वही एक घर है, बाकी हर तरफ सिर्फ़ ज़मीनें ही हैं। तो मैंने कहा कि मैं अकेला रहकर कुछ दिन सुकून से गुजारना चाहता हूँ और सब हंसना शुरू हो गए। बहरहाल खाना खाकर मैं और मेरे साथ वो लड़का उस घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में लड़के ने मुझसे कहा कि मैं आपको खाना वगैरह दे जाया करूँगा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी पर आकर खाना ले जाया करूँगा। बाज़ार मामू के पुराने घर से आधे घंटे की दूरी पर था। मैं यूं ही
بلا وجہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ آخر کار ہم ماموں کے گھر پہنچ ہی گئے۔ ماموں کا گھر کیا تھا، ایک پرانی حویلی تھی اور پاس ہی ایک چھوٹا سا اور گھر تھا۔ میں نے باہر سے گھر دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو اس نے بولا کہ زمین کی دیکھ بھال کے لیے یہاں پر ملازمین رہتے تھے جو تقریباً 2 ماہ پہلے گھر چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس چلے گئے، اور اب وہ تبھی یہاں آئیں گے جب فصل کی کٹائی شروع ہوگی۔ میں نے لڑکے کو الوداع کہا اور وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ شام ہونے والی تھی۔ میرے آنے کی خبر سن کر شاید صفائی کروائی گئی تھی۔ میں حویلی میں داخل ہوا اور دروازہ کھول کر اپنا سامان پلنگ کے پاس رکھا اور سوچا کہ اب کافی تھک گیا ہوں اور صبح اٹھ کر حویلی کا جائزہ لے لوں گا، اور اوندھے منہ لیٹ گیا۔ پلنگ پر لیٹتے ہی ایسا سویا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ پر رات کو تقریباً 11 بجے کے قریب حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں بستر سے اٹھا اور باہر حویلی کے صحن میں آ کر بولا، کون ہے؟ تو ادھیڑ نما آواز آئی، بیٹا ہم آپ کے ماموں کے ملازم ہیں اور زمینوں پر کام کرتے ہیں، دروازہ کھولو۔ میں تھوڑا پریشان ہوا کہ جو لڑکا مجھے چھوڑنے آیا تھا اس نے کہا تھا کہ 2 ماہ پہلے ہی ملازمین یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اب فصل کی کٹائی کے دوران واپس آئیں گے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید وقت سے پہلے ہی ملازمین آ گئے ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک بابا جی کھڑے تھے جن کی عمر تقریباً 60 کے قریب ہوگی۔ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب آپ آئے تو میں سو رہا تھا، آپ نے آنے کی خبر کی ہوتی تو میں کھانا بنوا لاتا۔ میں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں۔ بابا جی باتیں کر رہے تھے اور میرے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کر رہے تھے، پر میں چپ چاپ بابا کو دیکھ رہا تھا۔ بابا نے کہا ابھی آپ سو جاؤ، صبح بات ہوگی۔ میں نے بابا کو جاتے جاتے کہا آپ کتنے لوگ رہتے ہو اس گھر میں؟ تو بابا نے کہا میں ہوں، میرے 2 بیٹے، 3 بیٹیاں اور ایک بہو، اور بابا یہ کہہ کر صبح بات ہوگی وہاں سے چلے گئے۔ رات کو کچھ دیر سے سونے کی وجہ سے میں صبح کچھ دیر سے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا اور برابر والے مکان میں بابا کے پاس چلا گیا۔ دروازہ کھٹکانے پر اندر سے بابا نے آواز دی، بیٹا اندر آ جاؤ۔ بابا چارپائی پر بیٹھے تھے اور 4 خواتین چولہے پر ناشتہ بنا رہی تھیں۔ مجھے بابا نے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا اور میں بابا کے پاس بیٹھ گیا۔ جب میں نے دریافت کیا کہ بابا آپ کے بیٹے کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ پاس ہی کسی گاؤں میں کام کے سلسلے میں گئے۔ پھر میں اور بابا دنیا داری کی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ ناشتہ بن کر سامنے آ گیا، ناشتہ کیا، چائے پی اور میں اور وہ بوڑھا بابا کھیتوں کی جانب بڑھ گئے۔ نہ جانے مجھے
क्या हो गया कि मैं बाबा की बातों का गर्विदा हो गया। बाबा आगे चल रहे थे और मैं पीछे। दिन भर बाबा के साथ चलता रहा और बातें करते रहे। दोपहर में बाबा की बेटी खाना लेकर खेतों ही में आ गई। हमने खाना खाया और फिर थोड़ी देर के लिए दरख्त की छांव में बैठ गए। यूं ही दिन गुजरते रहे और बाबा और मैं दुनियावी बातें करते रहे। तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया कि रात को बाबा से इजाज़त लिए मैं हवेली की जानिब जा रहा था कि बाबा ने मुझे रोककर एक सेब खाने को दिया और मैं वो सेब लेकर घर आ गया। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद सो गया। सुबह उठा, मुंह हाथ धोकर इरादा किया कि बाबा के पास जाऊं कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। बाहर निकला तो मेरे नाना जी के गांव से तकरीबन 7 नौजवान आए हुए थे और वो लड़का जो मुझे पहली बार हवेली छोड़ गया था वो भी मौजूद था। उस लड़के ने मुझसे पूछा, यार रामदेव, एक हफ्ता हो गया बाज़ार से खाना लेके सीधा हवेली ही आ जाते थे, हमसे मिलना भी गवारा ना किया। तो मैंने कहा, भाई मैं तो बाज़ार आया ही नहीं तो आप लोगों को कैसे मिलता। इस बात पर उस लड़के ने कहा कि फिर रामदेव भाई आप खाने पीने का इंतज़ाम कैसे करते थे। तो मैंने कहा, बराबर वाले घर में एक बाबा जी और उनकी फैमिली रहती है, उनके घर से ही मैं खाना खा लेता हूँ। उन सब ने हैरान होते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, कौन बाबा जी। तो मैंने कहा, आओ तुमको मिलाता हूँ, और बराबर वाले घर की तरफ हम सब चल पड़े। दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वहाँ बंदा न बंदे की ज़ात थी। वीरान घर और कमरों को ताले लगे हुए थे। मैंने फिर भी आवाज़ दी, बाबा जी आप कहाँ हो? पर कोई जवाब ना आने की सूरत में मुझ पर गशी तारी हो गई और मैं गिर पड़ा। बाद में मुझे नीम बेहोशी की हालत में नाना के गांव लाया गया और तमाम माजरा तमाम गांव वालों को मैंने सुनाया, जिससे तमाम गांव वाले भी खौफज़दा हो गए। कुछ दिन उस गांव में रहने के बाद मैं वहां से बम्बई के लिए रवाना हुआ और हमेशा के लिए जैसलमेर के इस गांव को खैराबाद कहा। लेकिन आज भी जब मुझे ये वाक़या याद आता है कि एक हफ़्ता जिनकी फैमिली के साथ मैंने गुजारा और खाना पीना भी किया, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।